चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को नमस्कार। आज के सत्र में हम दशा के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं एच.एन. राव हृदयानंद राव भोपाल से हूं। सर्वप्रथम हम दशा की बात करते हैं। तो हम विश्वस्तरीय दशा के बारे में आज आपसे बात करने वाले हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने ये टाइटल स्लाइड लगा रखी है, विश्वस्तरीय महादशा। अब हमको ये देखना है कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दशा क्या है। दशा की बात तो हम करते हैं, लेकिन दशा है क्या। जातक के आजीवन घटित होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं के दिग्दर्शन करने वाले कालखंड को, जो ग्रहों द्वारा संचालित होता है, को हम दशा कहते हैं। जो भी मनुष्य पैदा हुआ है वह किसी न किसी दशा में पैदा हुआ है। हम चाहे उसको दशा कहें या महादशा कहें, मैं उसको दशा कह रहा हूं। मैं बाद में आऊंगा महादशा शब्द पे। तो उसके जीवन में जो भी घटनाएं होने वाली हैं या वर्तमान में हो रही हैं या भूतकाल में हुई हैं, वह ग्रहों के दशा से संचालित है। अब हम अगले स्लाइड की आगे बढ़ते हैं। दशा क्यों? जातक के जीवन में भूत भविष्य वर्तमान के विवेचन हेतु ग्रहों के फल पाक समय या किसी योग के फल पाक समय को ज्ञात करने के लिए दशाओं का ज्ञान आवश्यक है। दशा क्यों? जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीवन में शिक्षा के कौन से क्षेत्र में जाएगा, उच्च शिक्षा उसकी किस क्षेत्र में होगी, वो पीएचडी करेगा, उसके जॉब कौन सी दिशा में होगी, उसका विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, अन्य चीजें जो जीवन की चीजें हैं, इसका जब हमारे पास पत्रिका आती है तो हम उसका निर्धारण करने के लिए जिस चीज का सहारा लेते हैं, सर्वप्रथम वो है दशा। दशा के आधार पे ही हम ये निर्धारित करते हैं कि इस बच्चे का शिक्षा इस तरह का होगा, उच्च शिक्षा इस तरह की होगी, स्नातकोत्तर शिक्षा इस तरह की होगी, इस तरह के इसका प्रोफेशन इस तरह का होगा। यह दशा के द्वारा ही निर्धारित होता है, इसीलिए दशा की जरूरत है। आगे चलते हैं। आचार्यों ने लगभग 104 प्रकार की दशाओं का वर्णन किया है और उन दशाओं के स्पष्ट करने एवं फलादेश करने का की विधि बताई है। लेकिन 104 गणना में जरूर हैं, लेकिन व्यवहार में कितने हैं, कितनी दशाएं हैं जो वाकई व्यवहारिक हैं और जिनसे हमारी गणनाएं सटीक होती हैं, जिनसे हम सटीकता पे पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं। बृहत्पराशर होराश शास्त्र के अनुसार आज के समय में, जैसा आप सब जानते हैं
कि कहा गया है कलौ पाराशरः, कलियुग में पराशर होरा शास्त्र सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है ज्योतिष का। बृहद होरा शास्त्र के अनुसार 42 प्रकार के दशाओं का वर्णन किया गया है। भारत में चूंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, उत्तर में कुछ और, मध्य में कुछ और, दक्षिण में कुछ और, पश्चिम में कुछ और, पूरब में कुछ और, इस तरह से संपूर्ण भारत में लगभग 52 दशाएं प्रचलित हैं। इन दशाओं को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है निसर्ग आयु दशा, जिसमें ग्रहों की संख्या नियत होती है। दूसरा है पिंडायु दशा, जिसमें ग्रहों के उच्च नीच के कारण संख्या कम ज्यादा होती है। तीसरा है अंशायु दशा, जिसमें नवमांश के द्वारा संख्या निर्धारित होती है। और चौथा है नक्षत्रीय दशा, जिसमें जन्म यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपके जन्म के समय या जातक के जन्म के समय गोचर कर रहा है, उस नक्षत्र के आधार पे, नक्षत्र के भुक्त भोग के मान के आधार पे दशा का निर्धारण होता है। इसको हम नक्षत्रीय दशा कहते हैं। भारत में मुख्यतः निम्न दशा प्रचलित हैं, जिनकी नाम अक्सर सुनने में आता है या विद्वान प्रयोग करते हैं। विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, जोगिनी दशा, कालचक्र दशा, मुद्दा दशा, चर दशा, मंडूक दशा, दीर्घ दशा, पाचक दशा और तारा दशा इत्यादि। हम आज जो बात करने वाले हैं, हम विंशोत्तरीय दशा के बारे में बात करने वाले हैं। यहां हम केवल नक्षत्रायु खंड के अंतर्गत विंशोत्तरीय महादशा पर विचार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया और आपने, हमारे जो पूर्व वरिष्ठ विद्वान हैं उनके द्वारा आपको नक्षत्रों के बारे में बताया गया है, तो मनुष्य का या जातक का जो भी जन्म नक्षत्र होता है, देखिए जन्म नक्षत्र हम उस नक्षत्र को कहते हैं जिसमें जन्म के समय चंद्रमा का गोचर हो रहा होता है। ठीक है, उसके अनुसार विंशोत्तरीय दशा का निर्धारण किया गया है। विंशोत्तरीय दशा सर्वाधिक प्रभावी एवं वैज्ञानिक है, यह निर्विवाद है। विंशोत्तरीय दशा का मान 120 वर्ष होता है। पहले हम विंशोत्तरीय शब्द को समझें कि विंशोत्तरीय का मतलब क्या होता है। विंशोत्तरीय मतलब 100 के बाद 20 और, 100 + 20, इसको हम विंशोत्तरीय कहते हैं। तो हम विंशोत्तरीय महादशा के बारे में बात करेंगे। तो विंशोत्तरीय महादशा जो है 120 वर्ष की होती है। विंशोत्तरीय दशा के से मानव के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का कथन किया जाता है, जो सत्ता के करीब प्रमाणित होता है। इसे देश विदेश के विद्वानों ने प्रमाणिक एवं विश्वसनीय माना है। यह एक पूर्ण वैज्ञानिक नक्षत्र दशा पद्धति है। अब हमने अष्टोत्तरीय की बात की। अष्टोत्तरीय का मतलब क्या हुआ? 100 के ऊपर 8 यानी 108। यह दशा भी अपने देश में प्रचलित है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत के उत्तर की तरफ विंशोत्तरीय दशा का प्रयोग किया जाता था और विंध्य पर्वत के दक्षिण की तरफ अष्टोत्तरीय दशा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल कम्युनिकेशन सहज सुलभ होने के कारण हर क्षेत्र में हर जगह विद्वान जो भी दशा उनको सूट करता है उस अनुसार उसको वो प्रयोग करते हैं। बहुत लोग जोगिनी दशा का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग आज केवल विंशोत्तरीय दशा के बारे में बात करेंगे।
भारतीय आचार्यों ने कलियुग में मानव की पूर्ण आयु 120 वर्ष मानकर इस दशा पद्धति को विकसित किया है। इसके प्रणेता महर्षि पराशर माने जाते हैं। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, विषुवतरीय दशा का आधार चंद्र नक्षत्र है। संपूर्ण भचक्र यानी एक जो वृत्त है वो 360 डिग्री का है। उसको 27 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि हमारे वरिष्ठ विद्वान ने आपको नक्षत्र में बताया होगा। 27 भागों में विभाजित किया गया है, उनमें हम उनको नक्षत्र कहते हैं। तो इस तरह से हमारे 27 नक्षत्र हैं। अब हमारे विषुवतरीय महादशा में हम 9 ग्रह को लेते हैं। 9 ग्रहों के आधार पर इन नक्षत्रों के 3-3 का समूह एक एक ग्रहों को दिया गया है, जो निम्नवत है। अब 27 नक्षत्र में से जातक का कोई भी नक्षत्र उसका जन्म नक्षत्र हो सकता है। हालांकि नीचे मैंने कुछ उसको समझाने का प्रयास किया है, लेकिन 27 नक्षत्र ने हमने 9 नक्षत्र का वो बनाया है। आप उसको देखें और उस पर समझेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो हम जिसमें हमारा जन्म नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र को हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि चंद्रमा का नक्षत्र होता है। 10वां नक्षत्र जो होता है, जिसको अनुजन्म नक्षत्र या कर्म नक्षत्र भी कहते हैं, वह उसी ग्रह का होता है। पहला नक्षत्र जिसका होगा, 10वां नक्षत्र उसी ग्रह का होगा, और 19वां नक्षत्र भी उसी ग्रह का होता है, जिसके हम त्रिजन्म नक्षत्र या आधान नक्षत्र कहते हैं। जैसे आप ये मान के चलें कि किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ, अश्विनी से अगर आप 10वां जोड़ेंगे तो मघा आएगा। तो मघा जो है उसका अनुजन्म नक्षत्र हुआ। तो अश्विनी के जातक, माघा के जातक और मूल के जातक, तीनों की जो दशा होगी वो एक ही ग्रह की दशा होगी, क्योंकि तीनों नक्षत्रों के दशापति एक ही ग्रह है। अब ये जन्म नक्षत्र पे निर्धारित करता है कि उसका जन्म नक्षत्र क्या होगा, उसका कर्म नक्षत्र क्या होगा और उसका आधान नक्षत्र क्या होगा। आगे चलते हैं। यह एक चार्ट है, आप लोग देखें, सरल सा चार्ट है। इसमें सबसे पहले क्रम में क्रमांक के बाद ग्रहों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने दशा वर्ष उनकी लिखी है। सूर्य की दशा होती है 6 वर्ष और सूर्य का नक्षत्र होता है, आजकल जो नक्षत्रों की गणना होती है उसमें क्रम संख्या 3 कृत्तिका। कृत्तिका से 10वां होता है उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी से 10वां होता है उत्तराषाढ़ा। तो अगर इन 3 नक्षत्रों में किसी जातक का जन्म होता है तो उसका जन्म हम कहेंगे कि सूर्य की महादशा में हुआ है। उसके बाद सूर्य के बाद आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का दशा वर्ष है 10। चंद्रमा के नक्षत्र हैं जिसके दशापति चंद्रमा होते हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। अगर इन तीनों नक्षत्र में किसी जातक का जन्म होता है तो उसको जन्मकालिक जो दशा मिलेगी वो चंद्रमा की मिलेगी। चंद्रमा के बाद आते हैं मंगल। मंगल का दशा वर्ष है 7। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मंगल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जो बालक इनमें पैदा होते हैं वो इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं, उनकी जन्मकालिक दशा मंगल की होती है। मंगल देव के बाद आते हैं राहु देव। राहु देव की दशा वर्ष है 18 वर्ष। उनके नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा।
आपको मालूम है कि अगर इन नक्षत्रों में कोई बालक पैदा होगा तो उसका उसका जन्मकालिक दशा जो होगी वो राहु देव की होगी। ये जो ग्रहों के नाम लिखे हैं आपको, जैसे सूर्य चंद्र मंगल तो आपको क्रम से आए, लेकिन राहु क्रम से बाहर के हैं। आपको जैसा दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा मंगल के बाद बुध को आना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका कारण है। और अब जब आप उसके आपको मुख्य मुख्य क्लासेस में आप आएंगे तो उस पर चर्चा की जाएगी। तो मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की दशा जो होती है वो 16 वर्ष की है, और उनके अंदर जो नक्षत्र आते हैं वो हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। उसके बाद शनिदेव की दशा आती है, वो होती है 19 वर्ष की। शनिदेव के नक्षत्र हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। शनिदेव के बाद आते हैं बुध। बुध की दशा होती है 17 वर्ष। इनके नक्षत्र होते हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इसके बाद आते हैं केतु। केतु महाराज की दशा होती है 7 साल। इनके नक्षत्र हैं मघा, मूल और अश्विनी। और 9वें नंबर पर आते हैं शुक्रदेव। इनकी दशा होती है 20 वर्ष। शुक्रदेव के नक्षत्र हैं पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी। यहाँ एक चीज आपको और स्पष्ट कर दूं कि कई जगह आपको दशा केतु से प्रारंभ होकर मिलेगी, क्योंकि पहला नक्षत्र जो है वो अश्विनी है, तो अश्विनी के दशापति होते हैं केतु। तो आपको पहला दशा मिलेगी केतु की, दूसरी मिलेगी शुक्र की, फिर सूर्य से उसी क्रम में आ जाएगा। लेकिन जो वैदिक पुस्तकें हैं और जो वैदिक पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, उसमें कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र से दशा को शुरू किया गया है। जैसा आपको नक्षत्रों के नाम मालूम होंगे, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, माघा। फिर इनके दूसरे साइकिल इनकी चालू हो जाएगी, फिर तीसरी साइकिल चालू हो जाएगी। इस तरह से इन नक्षत्रों में अगर बालक का जन्म होता है तो इन ग्रहों की दशा में होगा, और उनके दशा वर्ष जो ग्रहों के सामने निर्धारित हैं इस दशा वर्ष में होगा। हमने इसको और थोड़ा इलेबोरेट कर दिया नीचे। जैसे अगर आप देखिए जन्म नक्षत्र हमने उसी क्रम में लिया है, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, माघा। तो आपको सूर्य से गणना चालू करने पड़ेगी। कृत्तिका सूर्य, रोहिणी चंद्रमा, मृगशिरा मंगल, आर्द्रा राहु, पुनर्वसु बृहस्पति, पुष्प शनि, अश्लेषा बुध, मघा केतु और पूर्वा फाल्गुनी शुक्र। इनको हमने कहा कि अगर ये जन्म नक्षत्र हो, आप समझने के लिए केवल लिखा है मैंने, अगर ये जन्म नक्षत्र होगा तो ये जो दूसरी साइकिल चलेगी इसको अनुजन्म या हम कर्म नक्षत्र कहते हैं। तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि 27 में से किसी नक्षत्र में जन्म हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जन्म नक्षत्र वही हो। तो जो भी आपका जन्म नक्षत्र होगा उससे 10वां नक्षत्र जो होगा वो आपका अनुजन्म या कर्म नक्षत्र होगा। तो फिर वही साइकिल है, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य देवता, हस्त चंद्रमा देवता, चित्र चित्रा मंगल देव, स्वाति राहु देव, विशाखा बृहस्पति, अनुराधा शनि, ज्येष्ठा बुध, मूल केतु और पूर्वाषाढ़ा शुक्र। अनुजन्म के बाद त्रिजन्म नक्षत्र है, तीसरा साइकिल है। उस जो चार्ट हमने ऊपर आपको दिखाया था पहले स्लाइड में उसमें आपने देखा होगा 3 खाने बने थे ग्रहों नक्षत्रों के। तो उसी तरह से देखिए उत्तराषाढ़ा, फिर सूर्य, श्रवण चंद्रमा, धनिष्ठा मंगल, सद्भिषा राहु,
पूर्व भाद्रपद बृहस्पति, उत्तर भाद्रपद शनि, रेवती बुध और अश्विनी केतु और भरणी शुक्र। फिर जैसे ग्रहों की दशा वर्ष मैंने आपको बता दी, इस स्लाइड में मैंने फिर अलग से क्लियर किया है। सूर्य की दशा वर्ष होती है 6, चंद्रमा की होती है 10, मंगल की होती है 7, राहु की होती है 18, बृहस्पति की 16, शनि की 19 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष और शुक्र का 20 वर्ष। इसके बाद हम आते हैं विषुवत्तरीय दशा क्यों हम चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको जैसा बताया ये सर्वमान्य दशा है, यह दशा सर्वमान्य है और सटीक फल प्रतिपादन के लिए हम विषुवत्तरीय महादशा का प्रयोग करते हैं और हम उसको सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की लेते चले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महादशा, या उसको दशा भी कहते हैं। महादशा उसको अगर हम लेंगे तो इंग्लिश में कहेंगे मेजर पीरियड। जो हमने आपको बताया सूर्य का 6, चंद्रमा का 10, शुक्र का 20, तो उसको हम महादशा कहते हैं या दशा भी कहते हैं। फिर से मान लीजिए आप किसी एक ग्रह को ले लीजिए, जैसे हम सूर्य को लेते हैं तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष है। तो सूर्य की महादशा में फिर 9 ग्रहों की अंतर्दशा होगी, अंतर्दशा जिसे हम भुक्ति भी कहते हैं। उसको निकालने का गणितीय विधि है जो आपको बाद में पढ़ाई जाएगी कि सूर्य की महादशा में पहला अंतर्दशा फिर उसी क्रम में आएगा। पहले सूर्य आएंगे, फिर चंद्रमा आएंगे, फिर चंद्रमा के बाद मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र। अंतर्दशा के बाद फिर आता है प्रत्यंतर दशा, जिसको विदशा भी कहा जाता है या अंतरा भी कुछ लोग कहते हैं। अंग्रेजी में उसका प्रयोग करते हैं डीबीए, दशा भुक्ति अंतरा। तो प्रत्यंतर दशा, तो जो सूर्य की अंतरदशा, एक तो सूर्य की महादशा हुई, वो हुआ 6 वर्ष। फिर उसमें हम 120 के अनुपात में 6 वर्ष को बांटेंगे। उसमें सूर्य का जो हिस्सा निकला, सूर्य की जो अंतर्दशा निकली, फिर उसको हम 9 ग्रहों के लिए 120 के अनुपात में फिर बांटेंगे, 120 वर्ष के अनुपात में। फिर उसमें पहला प्रत्यंतर जो होगा वो सूर्य का होगा और फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, इसी क्रम में फिर चलेगा। प्रत्यंतर दशा के बाद आएगी सूक्ष्म दशा। सूक्ष्म दशा प्रत्यंतर में फिर 9 ग्रहों के सूक्ष्म दशाएं आएंगी। पहला सूक्ष्म दशा जो होगी वो सूर्य में सूर्य की होगी और उसी क्रम में बाकी दशाएं बढ़ती चली जाएंगी। अंत में हम लेते हैं प्राण दशा। प्राण दशा कुछ ग्रहों की कुछ घंटों की ही होती है। उसके लिए भी हमारा वही तरीका है, जो सूक्ष्म दशा होती है उसको 120 से भाग देके और ग्रहों के दशा के अनुपात में हम हर ग्रह के लिए उसकी प्राण दशा निर्धारित करते हैं। और पहला प्राण दशा उसी ग्रह की होगी जिसकी महादशा, अंतर्दशा या जिसकी सूक्ष्म दशा है। तो सूर्य, हम सूर्य 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 ही ले रहे हैं, तो पहली प्राण दशा जो होगी सूर्य की होगी। तो जब आप इसकी गणना पढ़ेंगे तो आपको नक्षत्र के आधार पे, नक्षत्र, आपने नक्षत्रों के नाम तो जान लिए, लेकिन नक्षत्रों के मान स्थिर नहीं होते। उनका जो भोग काल है, जिसको भभोग भी बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, वो नियत नहीं है। वो 54 घटी से लेके और 66-67 घटी तक होता है। ये आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि बच्चे का जन्म नक्षत्र के प्रारंभ में ही हो।
बच्चे का जन्म किसी बिंदु पे हो सकता है। जब आप इष्टकाल निकालेंगे, लग्न निकालेंगे और ग्रहों को स्पष्ट करेंगे, शायद आपको शब्द बताए गए होंगे पहले हमारे वरिष्ठ विद्वानों द्वारा, तो इष्टकाल के आधार पे और चंद्र स्पष्ट के आधार पे हम दशा का निर्धारण करेंगे। जैसे आप कोई, जैसे शुक्र का नक्षत्र में बच्चे का जन्म, भरणी में मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ या पूर्वा फाल्गुनी में हुआ, तो पूर्वा फाल्गुनी का उस दिन पूरा मान कितना था? पूर्वा फाल्गुनी, जैसे आप जानते हैं कि 24 घंटा 60 घटी की होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि नक्षत्र जो है सूर्योदय से सूर्योदय तक हो। वो सूर्योदय के पहले भी प्रारंभ हो सकता है, सूर्योदय के बाद भी प्रारंभ हो सकता है, सूर्यास्त के बाद भी प्रारंभ हो सकता है। और जितना उसका भोग्यमान है, जितना उसको, जिसका उसका टाइम ड्यूरेशन जो है नक्षत्र का, उतना वो भोगेगा। तो उसमें बच्चे का जन्म कब हुआ? अब देखिए यहां पे समय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम जितना जन्म के समय को सूक्ष्म रूप से निर्धारित करेंगे, उतनी हमको दशा के निर्धारण में सूक्ष्मता मिलेगी। महादशा अंतरदशा में उतने फर्क नहीं होते, लेकिन जब हम उसको सूक्ष्म से सूक्ष्मतम करते जाते हैं, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा की तरफ जाते हैं, तो वो पूरा उसका जो फल का समय है, फल देने का समय उस ग्रह का है, पूरा गड़बड़ हो जाता है। और महादशा में भी या अंतरदशा में भी अगर मान लीजिए आपने किसी के विवाह का समय निकाला, या किसी के जॉब प्राप्त करने का समय निकाला, या उसके प्रमोशन का समय निकाला, तो आप इसी दशा के आधार पर निकालेंगे। तो अगर जन्म समय उसका सही नहीं है और उस आधार पे आपका इष्टकाल सही नहीं बना है, तो आपको फिर महादशा के सही आकलन में बहुत दिक्कत होगी। और अगर महादशा का आकलन नहीं होगा तो घटना का जो भी शुभ अशुभ फल हैं, ये इसका निर्धारण करना मुश्किल हो जाएगा कि वो घटना कब होगी, इस साल होगी कि अगले साल होगी, इस महीने में होगी कि अगले महीना में होगी। थोड़ी हम और बात करते हैं। कल के क्लास में हमारे वरिष्ठ दैवज्ञ ने आप लोगों को योग के बारे में पढ़ाया, कुंडली में विभिन्न योग। तो योग तो आपकी कुंडली में बन गए। मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया राज योग है, जैसा कि उन्होंने पढ़ाया होगा आपको, पंच महापुरुष योग या गज केसरी योग है, या बोसी बेसी उभयचरी पढ़ाया होगा है, अनफा सुनफा दुर्धरा पढ़ाया होगा है। बहुत सारे योग हैं, योग हजारों में है। तो योग तो आपकी कुंडली में है, लेकिन उस योग का फल आपको कब मिलेगा? योग का फल आपको कब मिलेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके लिए महादशा जो है, विषुवतरीय महादशा हमको ये बताएगा कि ये फल आपको कब मिलेगा। तो फल हमको मान लीजिए कि हमारे जिंदगी में, कि किसी के जिंदगी में लिखा है कि भाई वो राजपत्रित अधिकारी बनेगा केंद्र सरकार में, है वो ऑल इंडिया सर्विसेज का अधिकारी बनेगा। लेकिन अगर वो दशा, जिस दशा में उसको बनना है, वो अगर 60 साल के बाद आएगी या 70 साल की उम्र में आएगी, तो उस दशा का क्या उपयोग है? वो नहीं बन सकता, क्योंकि हर काम का एक समय है। तो वही दशा फलीभूत होगी और वही दशा जातक के लिए लाभप्रद होगी, जो दशा समय के साथ, जैसे शिक्षा काल है 25 साल, तो 25 साल में शिक्षा के लिए अनुकूल दशा जातक को मिलना चाहिए। आप लोगों को बताया गया होगा कि शिक्षा के लिए चौथा भाव, पांचवां भाव और नौवां भाव है। आप लोगों को उसका कारक भी बताए गए होंगे कि शिक्षा का कारक बृहस्पति है,
तो अगर इन भावों के स्वामी शुभ ग्रह हैं, शुभ प्रभाव में हैं, शुभ दृष्टि में हैं और उनकी दशा भुक्ति अंतरा आता है, तो वह जातक की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। प्रारंभिक शिक्षा के बाद, कॉलेज लेवल के बाद अगर नवम भाव के ग्रह की दशा मिल जाती है, नवम भाव से संबंधित कोई अच्छी दशा उसको मिल जाती है, तो उसकी शिक्षा, उच्च शिक्षा भी होगी। उसी आधार पे अगर स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद अष्टम भाव से संबंधित और शुभ ग्रह की दशा आ जाती है, तो आदमी अनुसंधान भी करेगा, रिसर्च भी करेगा, पीएचडी भी करेगा। उसी तरह से 25 से 30 के बीच की या 35 के बीच की आयु विभिन्न सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के अनुसार शासकीय सेवा प्राप्त करने के ये आयु करीब आपको 25 से 30 साल 30-35 साल तक रखे गए हैं, कहीं कहीं 40 साल तक। अब अगर आपके पत्रिका में, आपकी जन्म पत्री में सरकारी सेवा का योग है, तो इस योग को 25 साल से लेके 25 के 1 साल पहले भी हो सकता है लेके और वही 35 साल तक आनी चाहिए, तो आप शासकीय सेवा में जा पाएंगे, अन्यथा आप नहीं जा पाएंगे। प्राइवेट में भी आप तभी जा पाएंगे सेवा में जबकि उसके अनुकूल आपकी दशा आए। तो दशा एक इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि आपकी कुंडली में आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये ताला कब खुलेगा, ये चाबी दशा के पास। विवाह कब होगा, आजकल ये बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि हमारी लड़की की शादी नहीं हो रहा है, हमारे लड़के का शादी नहीं हो रहा है। अब देखिए कि दशा, उसको दशा विवाह का कब मिल रहा है। तो जो शादी की आइडियल उम्र है वो 25 से 30 साल है, आजकल 32, 33, 35 तक हो गया है। अगर इसमें अनुकूल दशा आ गई तो शादी हो जाएगा, अगर अनुकूल दशा नहीं मिली तो शादी इससे भी लेट होगा। तो दो चीजें हैं, एक तो आपकी पत्रिका में कोई योग का बनना, योग का बनने का मतलब केवल राजयोग नहीं है, योग का मतलब उच्च शिक्षा का योग, अच्छी नौकरी का योग, विवाह का योग, आपके मकान खरीदने या मकान बनाने का योग या वाहन लेने का योग, चाहे अन्य चीजें जितनी भी हैं उनको प्राप्त करने का योग आपकी जिंदगी में कब है, यह तो आपकी पत्रिका से देख लिया जाएगा। यह योग इस समय आ रहा है, योग तो आ गया कि ये योग है, लेकिन ये योग फलीभूत कब होगा, जो उसकी सही समय है। शिक्षा के लिए 25 साल तक का समय है। हाँ, अगर वो आदमी स्नातकोत्तर कर लेता है, अगर उसको पीएचडी करनी है, डॉक्टरेट के लिए जाना है या चाहे पोस्ट डॉक्टरल कुछ लोग करते हैं रिसर्च, तो उसके लिए 25 साल की आयु की कोई बाध्यता नहीं, ऊपर तक जाएगा। तो उसके लिए 25 साल तक अनुकूल दशा उसको मिलनी चाहिए। नौकरी के लिए भी अगर कोई 50 साल के आदमी को अनुकूल दशा मिल जाएगी तो कौन सी नौकरी मिलेगी, आप अंदाज लगाइए। मिलेगी भाई कहीं कंप्रोमाइज करने वाली, उसके मनोनुकूल दशा नहीं मिलेगी। वही विवाह के लिए है, वही आपके वाहन के लिए है, वही आपके जो है भवन, इन सारी जो हमारी जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं या जीवन में हमको शिक्षा या जो भी चीजें प्राप्त करनी है, इसके योग हमारे कुंडली में बनना एक बात है और उसका फलीभूत होना एक बात है। जिसको लोग कहते हैं कि प्रॉमिस तो है, प्रॉमिस तो बन रहा है, लेकिन ये फ्रूटिफाई कब होगा। तो फ्रूटिफाई कब होगा यह देखने के लिए हमको दशा देखना है। तो आप लोगों ने देखा कि दशा कितना महत्वपूर्ण है। बिना दशा के आप घटना की तिथि का निर्धारण नहीं कर सकते। अगर आपकी ज्योतिष में पकड़ अच्छी हो जाती है और इन चीजों का ज्ञान आपको है तो आप घटना की तारीख तक बता सकते हैं।
और अगर सूक्ष्मतर जाए तो घटना किस समय होगी, समय का भी निर्धारण आप कर सकते हैं। और जीवन में अच्छी ही नहीं, बुरी घटनाओं को भी दशा से देखा जा सकता है। दशा बेसिकली कुंडली आपके आईना है, लेकिन आप उस आईना में आपका चेहरा किस तरह का कब देखेगा, यह बताने का काम महादशा करती है। इसको दशा कहें, महादशा कहें, लेकिन हम लोग विश्वस्तरीय महादशा के बारे में बात करते हैं। अभी हालांकि समय बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे अधिक कुछ मुझे फिलहाल नहीं कहना है। हाँ, मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं, यदि किसी के पास कोई प्रश्न है तो मुझे उसका जवाब देने में अच्छा लगेगा। धन्यवाद। पूजा जी, पूजा जी। जी सर, जी सर। ओपन कर दीजिए, जिसको क्वेश्चन पूछना हो पूछिए। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करना है। नमस्कार सर, मेरा नाम आदित्य नारायण अवस्थी है। मेरे दो प्रश्न हैं सर। एक तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने कहा कि जो जिस भी ग्रह की महादशा आएगी तो वो अपना जो रिजल्ट है उस महादशा में देगा, लेकिन जैसा आपने बताया कि यदि वो महादशा एक ऐसी उम्र में आई जब 50 की उम्र में, 60 की उम्र में, तो उसका वो परिणाम नहीं मिल पाएगा। तो क्या उस ग्रह का परिणाम या उसका कुछ परसेंटेज उसकी किसी और ग्रह की अंतर्दशा में भी देगा? जैसे अगर बृहस्पति की महादशा किसी की 40 साल के बाद आ रही है, लेकिन उसकी राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा 25 की आयु में आ रही है, तो क्या बृहस्पति अपने अच्छे परिणाम देगा? और दूसरा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राशियों के परिवर्तन के साथ साथ अगर ग्रहों में नक्षत्र का परिवर्तन हो तो क्या उसको भी हम परिवर्तन योग मानेंगे? हो गया आपका प्रश्न? जी सर। पहली बात, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। महादशा नाथ जो होता है, महादशा का जो स्वामी है, उसके पास फुल पावर है। उसको आप कहिए कि वो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है। अंतरदशा जो है वो अगर केंद्र सरकार का कोई नियम है तो उस मुख्यमंत्री को, जो अंतरदशा का नाथ होगा, उस नियम के तहत ही काम करना पड़ेगा। उससे बाहर जाके नहीं कर सकता। ठीक है, वो काम करेगा, वेलफेयर का काम करेगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार के कोई नियम है, हम सरकार का उदाहरण दे रहे हैं, आप इसको अन्यथा न लें, अगर कोई केंद्र सरकार का नियम है तो उस नियम के जो पेरीफेरी है, उसके जो स्कोप है, उसकी जो एम्बिट है, उसके अंतर्गत ही राज्य सरकार या मातहत जितनी भी चीजें हैं वो काम कर सकती हैं। तो अब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? महादशा का स्वामी। उसके बाद पावर डेलीगेट होके आया किसके पास? अंतरदशा के स्वामी के पास। अंतरदशा से भी पावर डेलीगेट होके आया किसके पास? प्रत्यंतर दशानाथ के पास। लेकिन ये सब एक दूसरे के सबसे ज्यादा पावरफुल। जैसे अगर किसी ऑफिस में आप काम करते हैं तो ऑफिस में अगर आपका हायरार्की है, गवर्नमेंट के यहाँ जैसे मान लीजिए होता है, कोई फाइल अगर कोई एलडीसी मूव करता है तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट उस फाइल को इंडोर्स करता है, फिर सेक्शन ऑफिसर है, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी है। अप्रूवल का पावर अगर सेक्रेटरी के पास है या मिनिस्टर के पास है तो मिनिस्टर ही फाइनल अप्रूवल देगा तो एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा। भले नीचे के लोग उसको चाह रहे हो, लेकिन वो तभी एप्लीकेबल होगा जब उसका जो फाइनल अथॉरिटी है, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो मिनिस्टर हो या वो ग्रह हो, तो अगर अंतरदशानाथ किसी चीज को कर रहा है, हाँ, तो प्रयास करेगा कि हम कुछ दे दें आपको। लेकिन अगर महादशानाथ उसको डिनाई करेगा तो अंतरदशानाथ उस चीज को नहीं दे पाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि महादशानाथ की सहानुभूति उसके साथ हो। ठीक है, पहली बात। दूसरा प्रश्न आपका था, जैसे राशियों का परिवर्तन होता है वैसे नक्षत्रों का भी परिवर्तन होता है। खैर वो हमारे विषय में तो नहीं आता,
लेकिन हाँ होता है। जी नक्षत्रों का परिवर्तन भी होता है। और आपके प्रश्न से ये लगा कि आपको ज्योतिष के बारे में अच्छी जानकारी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न वही लोग करते हैं जिनको ज्योतिष आता हो। तो जब आप विशेष रूप से पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो आप राशि, नक्षत्र, नक्षत्र के बाद फिर नौमांस, सब चीजों पे आप जाएंगे और उस तरह से चीजों को आप फिल्टर करते जाएंगे। आप चीजों को फिल्टर करते जाएंगे। जी आपको राशि में पढ़ाया गया होगा कि राशि जो है वो 30 डिग्री की है, ठीक है। जी जी और नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का है। जी तो राशि से सूक्ष्म नक्षत्र हो गया। जी फिर उसी तरह अगर वैदिक में आप बात करेंगे तो नौमांस, उसके बाद नौमांस की अक्सर चर्चा होती है। वैसे जी वर्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन नौमांस की चर्चा होती है। तो आपको लग्न नक्षत्र से सूक्ष्म नौमांस हो जाएगा। तो इस तरह से आप सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं चीजों को। जी जी जैसे आप ये मान के चलें कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को अगर लगता है कि कहीं कुछ अंदर इन्फेक्शन है या कोई ऐसी चीज है जिसको हमको एक्सरे में देखना है, तो एक्सरे कराता है। अगर एक्सरे से उसको स्पष्ट नहीं होती है तो फिर कहता है कि आप ऐसा कीजिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, जहां अल्ट्रासाउंड एप्लीकेबल है। और जहां जी अल्ट्रासाउंड एप्लीकेबल नहीं, वहां कहता है सीटी स्कैन कराइए। जी अगर उससे भी नहीं होता तो फिर एमआरआई कराता है। जी तो राशि के बाद नक्षत्र, फिर नक्षत्रों के बाद वर्ग कुंडलियां बनती चली जाती हैं। ये हम जी वैदिक की बात कर रहे हैं। जो अन्य विधाएं हैं उनके तरीका अलग है, जी जी क्योंकि हम जो जिस विधा की बात कर रहे हैं वो वैदिक है। जी हमारे वैदिक विधा में हम राशि, नक्षत्र हैं, फिर उनके वर्ग कुंडलियां लेते जाते हैं। फिर उस तरह से हम उन चीजों को देखते हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि राशि के परिवर्तन जैसा नक्षत्र परिवर्तन भी होता है, तो बिल्कुल होता है जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। और कोई? हेलो पंडित जी, मैं शत्रुघ्न त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी पंडित जी नमस्कार। हेलो। जी जी बोलें बोलें। एक छोटा सिली क्वेश्चन है ये। जी पूछिए। प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, जी ये कुंडली में किस भाव, दशा और नक्षत्र और ग्रह को देख के बताए जा सकते हैं? देखिए, यह विषय मेरा नहीं है, ठीक है ना। यह विषय मेरा नहीं है। आपको भाव ग्रह सर ने पढ़ाया है, उसमें बताया होगा किस ग्रह का क्या कारकत्व है। तो उसमें शासकीय सेवा के लिए ग्रहों के कारकत्व आपको बताए गए हैं। जब आप डिटेल स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा किन किन ग्रहों के योग से शासकीय सेवा बनता है। और मैडम ने आपको भाव पढ़ाए हैं, तो उसमें भाव का इन्वॉल्वमेंट है कि कौन कौन से भाव इन्वॉल्व होते हैं नौकरी के लिए। और भावों को और ग्रहों को मिला के तब ये निर्णय होता है कि ये शासकीय सेवा में जाएंगे या प्राइवेट सेवा में जाएंगे। लेकिन ये अभी आपके एडवांस स्टडी का है, इस क्लास में आपका कवर नहीं हो पाएगा और यह विषय मेरा नहीं है। धन्यवाद। और कोई विद्वान? थैंक यू। गुरुजी, जो अगर किसी ग्रह की महादशा चल रही है जी तो उसको स्ट्रॉन्ग करना फायदेमंद हो सकता है जरूरत पड़े तो? एक बार फिर से प्रश्न पूछिए दोबारा प्लीज। वैसे मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है जी। और सूर्य कमजोर है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसका फायदा होता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा सा क्लियर बोलें। मान लीजिए सूर्य की महादशा बाकी लोग प्लीज अनम्यूट, अपने को म्यूट कर लें। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लें जी। अगर सूर्य की महादशा चल रही है, अगर सूर्य कमजोर लग रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसका फायदा होता है? देखिए, आप सब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए क्या है, आपकी कुंडली जो है वो आपके जन्म के समय का यह जो है ग्रह मंडल का स्नैपशॉट है। और वह स्नैपशॉट आपको क्यों मिला, यह इसके लिए आप या हम या जो भी है, जो भी जातक है, उसके कर्म प्रारब्ध जिम्मेवार हैं। तो हमने जो यहाँ जन्म लिया है उस कर्म और प्रारब्ध को भोगने के लिए जन्म लिया है, ठीक है। रही बात उपाय की, तो उपाय सब चीजों के हैं, लेकिन उपाय कितने काम करेंगे यह निर्भर करता है ग्रह के ऊपर और आपके ऊपर।
जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ चिकित्सा कराने जाते हैं, बहुत नामी डॉक्टर आपके शहर के हैं, वो उनके चिकित्सा से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन पर उन्हीं डॉक्टर की दवाओं का असर नहीं होता। सेम बीमारी है, सेम दवा है, सेम डॉक्टर का असर नहीं हो रहा। तो क्यों? उनका कर्म है, उनका प्रारब्ध है। आप कह सकते हैं उनकी बॉडी की बनावट, बायोलॉजिकल सिस्टम उनका ऐसा है। तो उसी तरह से हमारी कुंडली जो है वो भी इस ढंग की है कि हम जिसकी जो भी इस ग्रह की दशा है, अगर वो कमजोर है तो उसका उपाय करेंगे, वो हमारे लिए स्ट्रांग हो जाएगा। उपाय क्या है? उपाय प्रार्थना है, एक प्रायश्चित है, एक पश्चाताप है जो हमने गलती कोई की हुई है। लेकिन उसको माफी देना, एक्सेप्ट करना, न करना उस अथॉरिटी के हाथ में है, उस ग्रह के हाथ में है, और उसके लिए तमाम सारे फैक्टर जो हैं जिम्मेवार हैं। ये जब आप आगे क्लास में अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपको जो पढ़ाया जाएगा, तो आपको महादशा के बारे में, जब उनके फल के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी तो हमने आपको एक आउटलाइन दे दिया, अभी तो आपको आउटलाइन दे दिया। अगर आप ज्योतिष जानते होंगे तो आपको मालूम होगा दशा कैसे निकालते हैं, फिर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कैसे निकालते हैं, फिर उन दशाओं का फल क्या होगा, क्यों, कौन से ग्रह की दशा है, वो उस ग्रह की क्या स्थिति हमारे पत्रिका में है, इन बातों पे निर्भर करता है। धन्यवाद। सिंह साहब एक सवाल और है इसके साथ। अगर किसी जातक की कुंडली ना हो, कृपया बाकी विद्वान हेलो बाकी विद्वान म्यूट कर लें, एक एक करके पूछें। मेरा प्रश्न ये है पंडित जी, अगर किसी जातक की कुंडली नहीं है जी, तो आपके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं जी, तो उसको कैसे हम उसके कुंडली बनाएंगे और उसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, कुंडली बनाने के बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न विधाएं हैं। ये सब चीजें एडवांस का आप लोगों का प्रश्न है। जैसे बहुत लोग अंगूठे का निशान देख करके कुंडली बना देते हैं, बहुत सारे विद्वान हैं ऐसे, अभी भी हैं, पहले भी थे। प्रश्न कुंडली से भी कुंडली बनाई जाती है, और पुस्तकें भी हैं जो जिन जातक की कुंडली पत्रिका नहीं है उनकी कुंडली बनाने के लिए, या उनकी आकृति प्रकृति देख के भी बनती है। यह सब प्रश्न आप लोगों का जब विशेष क्लासें आपकी होंगी, एडवांस कोर्सेज का है, यह जो इंट्रोडक्टरी क्लास है इसमें इन सब चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुंडली बनेगी, ऐसा नहीं है कुंडली नहीं बनेगा। जिनकी जन्म पत्रिका नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिनका यहाँ हाथ कट गया जो है इससे कुहनी पर से, तो उनके जो है भाग्य, उनके हाथ में भाग्य नहीं, उनके भाग्य रेखाएं नहीं, उनके भाग्य रेखाएं भी हैं। सर मेरा एक प्रश्न था। जी पूछें। सर जैसे आपने प्रत्यंतर और अंतर प्रत्यंतर सबके अपने फार्मूले बताए कि इस विधि से इसका अवधि निकाली जाएगी कि प्रत्यंतर दशा कितनी अवधि की होगी जी। तो महादशा के लिए आपने सीधे वर्ष बताए हैं शास्त्रों में कि सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होगी जी। तो इसका भी कोई आधार है या सीधा? आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े जो महामंडल ज्योतिषी हैं वो नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसके भी आधार हैं। देखिए, हमारा ज्योतिष जो है वो ऐसे हवा हवाई में नहीं बनाया गया है। अगर आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ रहे हैं, आप जानकारी रखते हैं। सर मुझे कोशिश की है लेकिन कहीं इसका लिटरेचर मिल नहीं पाया। देखिए क्या है, अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जब महादशा पढ़ेंगे तो फिर अपन इस पे बात करेंगे। देखिए, कोई भी चीज बिना वैज्ञानिक आधार का हमारा नहीं है, ठीक है। जी, जी। हमने जो अभी बात की महादशा की, हमने कृतिका से शुरू किया पढ़ाना, ठीक है। लेकिन आज अगर आप किसी से बात करेंगे तो कृतिका से नहीं बात करेगा, वो अश्विनी से बात करेगा। जी, अश्विनी से बात करेगा और केतु से बात करेगा, जी, ठीक है। जी। तो कृतिका से क्यों है, इसका आधार है। अश्विनी से क्यों हो रहा है, इसका भी आधार है। लेकिन ये चीजें एक दिन में और इस इंट्रोडक्टरी क्लास में समझना मुश्किल है। ये गुड़ विषय हैं, इनके लिए जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत पुस्तकों में ढूंढा है,
तो वाकई ये बहुत अनुसंधान का विषय है और बहुत अनुसंधान के बाद ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जी हमारे ज्योतिष में जितनी चीजें दी गई हैं जी वह कुछ भी जो है अवैज्ञानिक और अतार्किक नहीं है। जी अब ये है कि हम वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, जी ये हमारे पहुंच की बात है। जी तो जब आप जो मुख्य शिक्षण सत्र होंगे और उसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं और उस समय जब बात होगी दशाओं की और अन्य चीजों की, तो यथासाध्य हम प्रयास करेंगे कि आपको इसका तर्क भी बताएं। जी धन्यवाद। और कोई विद्वान? महादशा का जो फल है वो अच्छा और बुरा ये कैसे निर्धारित करते हैं? अच्छा ही फल होता है या उसका फल बुरा भी होता है महादशा का? देखिए, दुनिया में कोई चीज अच्छा भी नहीं होता, कोई चीज बुरा नहीं होता। आपके लिए वो ग्रह अच्छा हो सकता है, मेरे लिए खराब हो सकता है। शनि से सारी दुनिया डरती है कि वो भगवान शनि की 7.5 आ गई, अब हमारा क्या होगा। आपको भारत के 2 प्रधानमंत्रियों का नाम बताता हूं जिन लोगों को शनि की 7.5 प्रधानमंत्री का पद मिला। जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन आप देखें कि 7.5 में बहुत लोग आपने परेशान होते हुए देखा होगा। तो उसके लिए आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको पूरे कुंडली का विश्लेषण कि वो ग्रह जो है किस भाव का स्वामी है, किस नक्षत्र का स्वामी है, वह कौन सा भाव है, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, किसके युक्ति में है, इन तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि यह दशा, बृहस्पति की दशा भी खराब होती है। बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन बृहस्पति की दशा भी खराब होती है। और राहु की दशा खराब मानी गई, राहु की दशा भी अच्छी होती है। यह निर्भर करता है कि हमारी पत्रिका में इन ग्रहों का क्या स्थान है और क्या संबंध है। जैसे आप अपने आप को ले, मैं लूं तो मैं किसी का बेटा हूं, अपने पिता माता का बेटा हूं, अपनी पत्नी का पति हूं, अपने पुत्र का पिता हूं, बहू होगी तो उसका ससुर हूं। तो मैं हूं अकेला, लेकिन हमारी भूमिका अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाएगी। तो वैसे ही जो ग्रह है वह ग्रह एक ही है, लेकिन वो कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, इससे जो है उस ग्रह के फल देने की क्षमता में प्रभाव पड़ जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं ज्योतिष इतना सरल विषय नहीं है, बड़ा गूढ़ अध्ययन का विषय है। अभ्यास, अध्ययन और ईश्वर की कृपा, सब चीजें जब मिलती हैं तो हम ज्योतिष का अध्ययन कर पाते हैं। धन्यवाद। और कोई विद्वान? सर, ये राहु और केतु की महादशा की विवेचना किस आधार पर होती है? मेरा मतलब ये, जैसे राहु मान लीजिए गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो क्या गुरु अच्छा है या बुरा, उस आधार पर विवेचना होगी? देखिए, आप लोग जितना प्रश्न कर रहे हैं, आप सब लोग, मुझे आप लोगों की बातों से लग रहा है सब लोग ज्योतिषी हैं, सब लोग, आप लोगों को ज्योतिष के बारे में ज्ञान है। ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ हैं। ज्योतिष में देखिए, अगर राहु बृहस्पति के घर में बैठा है तो बृहस्पति का प्रभाव निश्चित रूप से आएगा। बृहस्पति के घर में बैठा है तो बृहस्पति का प्रभाव निश्चित रूप से आएगा। लेकिन बृहस्पति कहाँ बैठा है, बृहस्पति है क्या? बृहस्पति है क्या? लग्नेश है, पंचमेश है, नवमेश है, अष्टमेश है, द्वादशेश है, षष्ठेश है, क्या है? तो ये सब चीजें निर्णय करेंगी कि राहु बृहस्पति के घर में बैठ के कैसा फल देगा। ठीक है ना? जी सर। राहु और केतु दोनों अगर षष्ठम भाव में बैठे हों तो उनका फल क्या होता है? बिल्कुल हो ही नहीं सकता, असंभव। कैसा प्रश्न कर रहे हैं आप? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इनका मतलब ये हुआ कि राहु या केतु वैसे तो दोनों आमने सामने हों। देखिए, आप लोगों को पढ़ाया गया है, आप लोग सब एडवांस का क्वेश्चन कर रहे हैं, जितना क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि मैं जवाब दे रहा हूं आप लोगों को। राहु और केतु कभी साथ नहीं हो सकते, वो हमेशा 180 डिग्री पे, हमेशा 180 डिग्री पे होते हैं। अगर राहु
एक कुंडली दिखाता हूं मैं आपको, अगर स्क्रीन पे होगा, राहु केतु और शनि तीनों एक ही दसम भाव में है। ये लग्न कुंडली में तो असंभव है। और पहले सुन ले मेरी बात सुने आप। लग्न कुंडली में असंभव है। हाँ, राहु शनि हो सकता है, केतु शनि हो सकता है, लेकिन राहु केतु और शनि, हाँ, वर्ग कुंडली अगर होगी, वर्ग कुंडलियां जब बनती हैं, वो छोटा भाव होता जाता है, वैसी स्थिति में एक साथ हो जाते हैं। लेकिन लग्न कुंडली में तो कहीं से संभव नहीं है। अगर किसी ने बनाया है तो मैं क्षमा चाहूंगा, यह कुंडली ठीक नहीं। जी धन्यवाद। और कोई? और कोई विद्वान? मुझे लगता है कि अब किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है, हैं? आप लोगों के जितने प्रश्न थे वो महादशा से संबंधित कम थे, सब एडवांस के प्रश्न हैं। आप सब लोग, मुझे तो ये लग रहा है कि सब लोग ज्योतिष पढ़े हुए हैं, जानकार हैं, अच्छी बात है। देव विद्या के आप सब साधक हैं। आप हमारे रेगुलर कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फिर हम उसमें डिटेल चर्चा करेंगे। मैं कुछ पूछना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जी, मैं अभी मतलब सीख रही हूँ, बेसिक सीख रही हूँ। जी, तो मुझे ये जानना था कि अभी आप महादशा का बोल रहे हैं ना, जी, तो यदि महादशा किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, जी। तो वो ग्रह की हमें कुछ पूजा या ऐसे कुछ करना चाहिए? मैंने इसका जवाब अभी दिया थोड़ी देर पहले। मुझे नहीं समझा, इसलिए मैंने वो रिपीट क्वेश्चन किया। देखिए, यह प्रश्न जो है सब एडवांस के हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, वो ग्रह कैसा है, अच्छा है, बुरा है, अब अच्छा बुरा उसके अनुसार ये निर्णय होगा, है। और मैंने बताया भी कि आप पूजा करेंगे, आपका पूजा स्वीकार होगा, नहीं होगा। आपने सरकार में कोई आवेदन दिया कि हमको ये सुविधा दी जाए, सरकार उसको स्वीकृत करे ना करे उसके ऊपर है। तो लेकिन हम पूजा करें उससे तो कोई परेशानी नहीं हो सकती ना? नहीं, हम कर सकते हैं। पूजा से कोई परेशानी नहीं है। वैदिक में तो पूजा को कहीं मना नहीं किया गया है। अच्छा, मतलब फिर वो ग्रह मित्र रहने दो, शत्रु रहने दो, कुछ भी रहने दो। देखिए, हर तरह की पूजा भी सबकी अलग अलग है। हाँ, अब आप जो प्रश्न कर रही हैं, कहीं दान किया जाता है, कहीं जप किया जाता है, कहीं धारण किया जाता है, कहीं जल में प्रवाहित किया जाता है। इसके सबके अलग अलग नियम हैं, अलग अलग स्थिति है। अच्छा, देखिए, कहाँ पे इंजेक्शन देने से काम चलेगा और कहाँ से टैबलेट देने से काम चलेगा और कहाँ से सिरप पिलाने से काम चलेगा, ये तो डॉक्टर तय करेगा। अच्छा, तो आप पहले पढ़ के डॉक्टर बने, फिर आप देखेंगे इस पेशेंट को क्या देना है। टैबलेट से काम चल जाएगा, इंजेक्शन से चलेगा, या सिरप पिलाना पड़ेगा, या ड्रिप देनी पड़ेगी, या और कोई प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो समय की मर्यादा मुझे अनुमति नहीं देती। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने आपने बहुत अच्छे से सिखाया, थैंक यू सो मच सर। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने पेशेंटली मेरी बात को सुनी, और मेरे पास जो भी अल्प ज्ञान था उससे मैंने प्रयास किया कि आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकूं और महादशा को समझा सकूं। अब मैं कितना इसमें सफल हुआ हूं, इसका निर्णायक तो आप लोग हैं। इसके साथ ही आप सब लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। मैं साथ ही सत्र समापन की घोषणा करता हूं। पूजा जी,